स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर और आज फिर लेकर उपस्थित हैं आपके लिए पॉलिटी की सेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने आज के इस सेशन पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको याद रखना है ये बेटा लिए गए हैं आयरलैंड के। और भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं तो यहाँ के भाग 4 में इनका जो है उल्लेख किया गया है। आर्टिकल संख्या की बात करेंगे तो 36 से लेके 51 तक का ये आ जाते हैं और ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। हाँ, ये चीज अलग है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये कभी भी न्यायालय के द्वारा बाध्यकारी नहीं है, लेकिन शासन में मार्गदर्शक सिद्धांत जरूर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? जो फेडरल सिस्टम है ये कहाँ से प्रभावित है? अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया से है, कनाडा से है या फिर बेटा ब्रिटेन से? तो यहाँ पे जो कनाडा का सिस्टम है, भारतीय ढांचा जितना भी है वो कनाडा के संविधान से प्रभावित है, क्योंकि भारत में मजबूत केंद्र की व्यवस्था की गई है जो कि कनाडाई जो मॉडल है उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है और शिष्ट शक्तियां भी केंद्र को ही प्रदान की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से या फिर फ्रांस से? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा जो रूस देश है, रूस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। हालांकि ये बाद में शामिल किया गया। शामिल कब किया जाता है? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है। इसका विचार यूएसएसआर से ही लिया गया है। क्लियर? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? साधारण सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार पेपर में पूछा गया। 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1950? तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को तिथि ऐसी है जिस दिन जो है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। क्लियर? अच्छा, इसी दिन क्या है, राष्ट्रीय गान को भी स्वीकार किया गया। मतलब गीत और गान एक ही दिन है, 24 जनवरी 1950 को। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947? अभी थोड़ी देर हमने बताया कि जो है 24 जनवरी 1950 को जो है इसे अपनाया गया था। ये किसके द्वारा रचित है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा जनगण मन रचित है। इसे भी याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947? बेटा तो यहाँ पे याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को जो है ये भारतीय तिरंगा जो है उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसमें केसरिया, श्वेत, हरा रंग और बीच में अशोक चक्र को शामिल किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? पूर्णतः बाध्यकारी, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, केवल नैतिक दस्तावेज, संसद द्वारा संशोधित नहीं। इसे जो है बेटा न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक भाग है, मतलब उसका परिचय देता है। ये संविधान की मूल भावना को भी व्यक्त करता है, लेकिन अगर कहीं से न्यायालय द्वारा लागू करा दे तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसमें न्यायालय द्वारा इसे लगाए मतलब लागू कराया जा सके। हाँ, केशवानंद भारती वाद जो होता है 73 वाला मामला, तो उसमें इसे संविधान का अभिन्न हिस्सा जो माना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व कितने प्रकारों में उल्लेख है? मतलब उनके जो प्रकार हैं उनको बताना है। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन जो दिए गए हैं 3, 3, 2, 1, 3, 5, 2, 1। इसका अर्थ ये है कि न्याय है तो न्याय कितने तरह का है, स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता कितनी तरह की है, समानता है तो समानता कितनी थी का, भ्रातृत्व है तो भ्रातृत्व कितने तरह का है। तो इसमें बेटा याद रखिएगा
जो आपके न्याय है 3 तरह का न्याय दिया गया है। ठीक, किस तरह का? सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता की 5 तरह के विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासनाएं है। समानता की बात करते हैं तो समानता आपका 2 तरह का हो जाता है। अब 2 तरह की समानता में कौन-कौन सी चीजें शामिल हो जाती है? तो अवसर की समानता एवं आपका विधि के समझ से समानता हो जाती है। भ्रातृत्व की बात करते हैं तो वो आपका एक ही है, जिसमें क्या कहा गया है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। ठीक, इसीलिए इसे याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 1950 में, 1962 में, 1976 में, 1985 में। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन होता है, उसके माध्यम से यहाँ पे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 3 शब्द जोड़े जाते हैं। ये संशोधन जो है आपातकाल के दौरान, इंदिरा गांधी का जब आपातकाल चल रहा था उस दौरान पास होता है, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दावली किस संशोधन द्वारा लागू की गई? 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 24वां संशोधन या फिर आपका 52वां संविधान संशोधन? तो प्रस्तावना की अगर जब भी संशोधन की बात आएगी तो बेटा एक ही इसमें संशोधन अभी तक हुआ है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के रूप में जानते हैं। उसी के में क्या है? समाजवादी जो यहाँ पे शब्द है एवं पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसे यहाँ पे जोड़ा गया, उसी चीज को यहाँ पे आपका पूछा जाता है। क्लियर? तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, प्रभुत्व संपन्न। तो बेटा अभी हमने आपको बताया यही वो 3 शब्द हैं जिन्हें जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो इसीलिए ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका वर्णन नहीं मिलता है? समाजवादी न्याय, मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक न्याय या फिर अवसर की समानता। तो यहाँ पे जो बेटा आर्थिक स्वतंत्रता है या फिर आर्थिक न्याय की जो बात करते हैं, ये आर्थिक स्वतंत्रता पूरी तरह से आपको नहीं दी जाती है। हाँ, ये शब्द जो है, शब्द का उल्लेख तो कहीं पे भी नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इसमें जो है आपका जो विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है, इस तरह की 5 स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन वहाँ पे आर्थिक शब्द कहीं पे भी नहीं आता है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है? केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, मुंबई जो है बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। तो यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, जो बोमाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला है, ये कब होता है? 1994 पे होता है। 1994 में इसे संविधान का जो अभिन्न अंग है वो मान लिया जाता है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में उद्देशिका प्रेम्बल का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका, यूएसए से, आयरलैंड से या फिर कनाडा से? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो अमेरिका है, अमेरिका से ही जो संविधान की प्रस्तावना का विचार है वो प्रेरित है, जैसे कि वहाँ भारत में भी वी द पीपल का बात करता है और वहां पे भी वी द पीपल की बात करता है। भारत के लोग यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है? क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, प्रस्तावना को, मौलिक कर्तव्य को? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे प्रस्तावना को कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान के जो आदर्श हैं, उसके उद्देश्य हैं, मूल भावना है, उनको प्रकट करती है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व जैसे जो मूल सिद्धांत है ना, उनको भी दिखाती है। इसीलिए जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन सा भाग वर्णित करता है? भाग 3, प्रस्तावना, भाग जो है 4 या फिर अनुसूची 7? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपकी जो
कमेंट करना है और कमेंट में हम इंतजार करेंगे आपके उत्तर का। तो हम देख लेते हैं अपने उस प्रश्न को जो हमने कल पूछा था। हमारा कल का प्रश्न था, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस प्रक्रिया से? क्वेश्चन बहुत ही आसान था, तो यहाँ पे सिंपल से याद रखना, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अपक्रिया, नाभिकीय संलयन या फिर दहन। तो ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से जो है ये ऊर्जा प्राप्त होती है और वही ऊर्जा जो है हमें कहाँ, पृथ्वी पर प्राप्त होती है। ठीक, इसमें क्या है, हाइड्रोजन नाभिक आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और यही जब दो नाभिक आपस में मिलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर? तो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।